अच्छा जी, तो सबसे पहले हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है हार्मोन्स ऑफ किडनी के कौन-कौन से हार्मोन्स होते हैं, ठीक है? हार्मोन्स ऑफ किडनी। ये हम उन सब हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे जिनका किडनी के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन बनता है। या तो वो हार्मोन्स जो होंगे वो किडनी से रिलीज़ होते होंगे, नंबर 1, या वो हार्मोन होंगे जो कि किडनी पर मतलब कि उनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन कुछ ऐसा होगा कि वो किडनी के ऊपर इफ़ेक्ट करते होंगे। तो उनका रिलेशन किडनी के साथ होगा, वो सारे हार्मोन्स हम डिस्कस करेंगे जिनका रिलेशन आपकी किडनी के साथ है, ठीक है? उन सब हार्मोन्स को हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को एक बात का पता होना चाहिए कि आपका एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। क्या नाम होता है उसका? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इस एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम हम कहते होते हैं जो कि आपका वैसोप्रेसिन होता है। क्या होता है आपका? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का जो दूसरा नाम होता है वो होता है वैसोप्रेसिन। इसका जो दूसरा नाम होगा उसको हम कहेंगे वैसोप्रेसिन। ठीक हो गया? देखें, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन वो हार्मोन होता है जो कि जनाब आपके पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसके पोस्टीरियर साइड से निकलता है। मतलब कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड की 2 साइड्स होती हैं, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो आपका एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो होता है ये कहाँ से निकलता है? आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है। अब आप थोड़ा-सा काम देखें, इसका काम क्या होता है? एंटी डाययूरेटिक, डाययूरेटिक का मतलब होता है यूरिन एक तरह का, समझ आ रही है? एंटी का मतलब हो गया खिलाफ, अगेंस्ट, तो ये क्या है? यूरिन के खिलाफ है। क्या मतलब? कि यूरिन की प्रोडक्शन को ये रोकता है, यूरिन की प्रोडक्शन को ये होने नहीं देता। तो ये क्या काम करेगा? इसका काम ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जनाब अगर हम देखते हैं कि ये हमारी ग्लोमेरुलस है, ठीक होगा? नेफ्रॉन है, मतलब नेफ्रॉन का हम अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ इस तरह अगर आप देखो इसको, नेफ्रॉन को, ठीक हो गया? तो आपने इसमें से जो मेनली चीज़ें देखनी है वो ये होता है कि जिस वक़्त आपके ब्लड का मतलब कि जिस वक़्त आपकी बॉडी के अंदर वॉल्यूम कम होता है ना, आपने ये कहना है, जिस वक़्त आपकी बॉडी के अंदर वॉल्यूम कम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बंदे का ब्लड प्रेशर कम हो गया, तो अगर ब्लड प्रेशर उसका कम है, तो क्या है? उसकी बॉडी के अंदर वॉल्यूम कम हो सकता है, ठीक हो गया? तो उस वक़्त आपका जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो होगा वो रिलीज़ होगा। जब आपका एंटी डाययूरेटिक हार्मोन रिलीज़ हुआ, तो ये क्या काम करता होता है? ये जनाब आपकी किडनी के ऊपर आपका आता है और यहाँ पर आकर जनाब आपके कुछ चैनल्स होते हैं, उनको कहते हैं एक्वापोरिन। क्या नाम होता है उसका? एक्वापोरिन, ठीक हो गया? एक्वापोरिन पर आता है और एक्वापोरिन के ऊपर जो चैनल्स होते हैं, उनको कहते हैं V2। क्या होते हैं आपके रिसेप्टर्स कौन से होते हैं आपके? V2 रिसेप्टर्स होते हैं। यहाँ पर एक्वापोरिन होते हैं, पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है और वहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं जिसको कहते हैं V2 रिसेप्टर्स। और ये करता क्या है कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन आया आपका एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जैसे आएगा, यहाँ पर V2 रिसेप्टर्स होंगे और जनाब यहाँ पर क्या करेगा, एक तरह का ये एक्वापोरिन्स को ओपन कर देता है। जब आपका एक्वापोरिन्स ओपन होता है, तो यहाँ पर जो होता है जनाब आपका जो फ्लूइड चल रहा होता है, यहाँ पर क्या होता है आपका फ्लूइड इस तरह चल रहा होता है। तो ये फ्लूइड को इधर से जनाब आपका क्या करवाता है, रीअब्सॉर्ब करवाता है। क्या करवाता है आपका? रीअब्सॉर्ब करवाता है। तो जब आपका रीअब्सॉर्ब होगा तो ये कहाँ जाएगा? ये आपके ब्लड के अंदर जाएगा। तो जब आपके ब्लड के अंदर जाएगा तो इस तरह क्या करेगा कि ये आपके ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करेगा। एक काम ये इस तरह करता है। दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम ये करता है कि ये आपकी ब्लड वेसल्स जो होती हैं, उन ब्लड वेसल्स को स्पाज़्म करवाता है। उन ब्लड वेसल्स इस वजह से इसका नाम क्या है? वैसोप्रेसिन, यानी कि ब्लड वेसल को स्पाज़्म करवाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी नॉर्मल ब्लड वेसल है और इसके बदले में अगर ये ब्लड वेसल है, तो ये क्या होगी? इसके बदले में ये आपकी स्पाज़्म हो गई। तंग हो गई। तो जब भी आपकी ब्लड वेसल नैरो होती हैं, तो उससे जो ब्लड गुज़र रहा होता है, उसको गुज़रने के लिए थोड़ी-सी दुश्वारी पेश आती है, रेजिस्टेंस फेस करना पड़ती है, जिसकी वजह से जब आपकी रेजिस्टेंस बढ़ती है, तो उसकी वजह से आपका टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ती है, मतलब कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो इस तरह ये आपका ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पूछा जाता है कि जनाब आपका जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है, ये किसको रेगुलेट करता है? आपने कहना है कि ये मेनली आपकी सीरम ओस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है। ये बहुत ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है। वो कहता है ऐसा कौन-सा हार्मोन होता है जो कि सीरम की ओस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है? हाँ जी, सीरम ओस्मोलैरिटी को ये मेंटेन करता है। अब वो बच्चे जिनको ये नहीं पता चल रहा कि ये सीरम ओस्मोलैरिटी को कैसे मेंटेन करता है, तो मेरी बात को थोड़ा-सा गौर कीजिएगा। देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल सीरम ओस्मोलैरिटी का मतलब क्या है? यहाँ पर आप लोगों ने इस तरह समझना है, हम लोगों को पता है कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका ब्लड का वैसे ये आपके ब्लड है, ठीक हो गया? इस चैम्बर के अंदर आपका ब्लड है और इस चैम्बर के अंदर आपने कुछ इस तरह समझना है कि जनाब इसके अंदर आपका एक तरह का फ्लूइड नहीं है, यानी कि आपके ब्लड के अंदर आपका फ्लूइड कम हो गया, आपका प्लाज़्मा कम हो गया है, ठीक हो गया? तो जब आपका फ्लूइड कम हो जाएगा तो वो कंडीशन कौन-सी होगी? शाबाश बताएँ, वो कंडीशन कौन-सी होगी? आपकी हाइपर ओस्मोलर वाली कंडीशन होगी, आपका फ्लूइड कम हो गया है, आपके सॉल्यूट ज़्यादा हो गए हैं। तो आपने कहना है कि ये कौन-सी कंडीशन आपकी हाइपर ओस्मोलर वाली,
ठीक होगा? आपकी हाइपरओस्मोलर वाली, ठीक है? अब दूसरी बात को देखना शाबाश। देखें, जब आपके ब्लड के अंदर फ्लूइड कम होता है या आपकी हाइपरओस्मोलर कंडीशन होती है, तो उस वक़्त क्या होता है, उस वक़्त आपका एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो होता है वो रिलीज़ हो जाता है। अब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन रिलीज़ होगा, ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या काम करेगा, ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन मतलब कि इस ब्लड के अंदर अब फ्लूइड को डालेगा, इस ब्लड के अंदर अब फ्लूइड को डालेगा। जब इस ब्लड के अंदर फ्लूइड जाएगा, तो ये हाइपरओस्मोलर जो फ्लूइड होगा वो किस हाइपरओस्मोलर फ्लूइड जो होगा वो किसमें चेंज होना शुरू हो जाएगा, वो हाइपोओस्मोलर में चेंज होना शुरू हो जाएगा। वो किस फ्लूइड में चेंज होना शुरू हो जाएगा, आपके हाइपोओस्मोलर में चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया? अब एक बात मतलब कि एक बात मेरे को गौर करना है शाबाश, अगर आपसे कोई बंदा पूछता है अगर आपसे कोई बंदा पूछता है कि हाँ जी जनाब आपके एडीएच की सेक्रीशन कौन-सी कंडीशन करवाती है, तो आप क्या कहोगे? आपकी कंडीशन कौन-सी करवाती है जब आपकी एडीएच की जो सेक्रीशन होती है वो सॉल्यूशन कौन-सा होता है? आपने कहना है जब सॉल्यूशन आपका हाइपर ओस्मोलर होता है, ठीक हो गया? और आपकी एडीएच की सेक्रीशन कब इन्हिबिट होती है, वो सॉल्यूशन कौन-सा होता है? जब आपकी एडीएच की सेक्रीशन जो होती है वो इन्हिबिट होती है, वो सॉल्यूशन कौन-सा होता है? वेरी गुड, वो आपका होता है हाइपो क्यों? क्योंकि अब आपका एडीएच का काम होता था फ्लूइड को आपके ब्लड के अंदर लेकर आना। देखिए अगर ऑलरेडी ही फ्लूइड आपके ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन तो रिलीज़ नहीं होगा, उसका काम तो हो रहा है। तो इस वजह से ये सीरम ओस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है, बहुत ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, जो कि अक्सर पूछा जाता है, ठीक है? तो आप लोगों ने कहना है कि ये जनाब आपका एक तरह का सीरम ओस्मोलैरिटी को मेंटेन करता होता है, ठीक हो गया? उसके बाद जनाब मतलब कि अब हम आगे आते हैं, आगे क्या सीन होता है, आगे वाला जो हार्मोन है वो हम डिस्कस करते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट हार्मोन होता है, इसको हम कहते होते हैं जनाब आपका एएनपी और बीएनपी। क्या नाम होता है आपका? एएनपी और बीएनपी। मतलब कि एट्रियल नाइट्रोजूरेटिक पेप्टाइड और आपका ब्रेन नाइट्रोजूरेटिक पेप्टाइड। ठीक हो गया? देखें, ये आपके 2 हार्मोन होते हैं और ये कब रिलीज़ होते हैं? जब आपकी बॉडी के अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब आपकी बॉडी के अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब मेरी बात को तो गौर करना है शाबाश। इनका काम क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर जब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस वक़्त ये रिलीज़ होते हैं। अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका एट्रियम है, ये आपका वेंट्रिकल है, ठीक हो गया? जब आपका इन ब्लड के हार्ट के चैम्बर्स के अंदर ही फ्लूइड बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, जब आपके हार्ट के चैम्बर्स के अंदर ही फ्लूइड बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो इन चैम्बर से ही आपके हार्मोन रिलीज़ होते हैं। जो आपका एट्रियल नाइट्रोजूरेटिक पेप्टाइड होता है, वो आपके एट्रिया से होता है। कहाँ से होता है आपका? एट्रिया से होता है और आपका जो ब्रेन नाइट्रोजूरेटिक पेप्टाइड होता है, वो आपके वेंट्रिकल से होता है, बीएन। अब इसका नाम हमने ब्रेन नाइट्रोजूरेटिक पेप्टाइड क्यों रखा हुआ है? आपने कहना है कि जब पहले आपकी सर्च हुई थी, साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जो बीएनपी जो रिलीज़ हो रहा है, वो ब्रेन से होता है। ठीक है? लेकिन जब बाद में उन्होंने देखा, तो उन्होंने ये कहा कि हाँ जी, जनाब आपका बीएनपी जो होता है, वो वेंट्रिकल से भी रिलीज़ हो रहा होता है। ठीक हो गया? जिसकी वजह से जनाब मेनली आपने ये कहना है कि एएनपी जो रिलीज़ होता है, वो कहाँ से होता है? आपकी एट्रिया से। बीएनपी जो रिलीज़ होता है, वो कहाँ से होता है? आपके वेंट्रिकल से। ठीक हो गया? और ये रिलीज़ कब होते हैं? ये रिलीज़ उस वक़्त होते हैं जब आपकी बॉडी के अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके हार्ट की कैविटी के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो गया, उस वक़्त ये रिलीज़ होंगे। तो इनका काम क्या होता है? एएनपी और बीएनपी का जो काम होता है, उसको आपने थोड़ा-सा गौर से करना है, ठीक है? देखें, ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ग्लोमेरुलस है, किडनी का एक तरह का, ठीक है? मतलब कि आपने इस तरह समझना है। आपको पता है कि यहाँ पर जो आपके ग्लोमेरुलस की तरफ ब्लड लेकर आती है, उसका नाम होता है एफरेंट आर्टरियोल और जो आपके ब्लड को दूर लेकर जा रही होती है, उसका नाम होता है इफेरेंट आर्टरियोल। ठीक हो गया? इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है एएनपी और बीएनपी का दोनों का सेम टू सेम काम होता है। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन दोनों का सेम टू सेम काम है। देखें, अब ये जो होता है ये फ्लूइड को क्या करता है एक तरह का इधर से डायलेट कर देता है ब्लड वेसल को, एफरेंट आर्टरियोल को डायलेट कर देगा। जब आपकी एफरेंट आर्टरियोल डायलेट हो जाएँगी, तो आपका जो फ्लूइड होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका ग्लोमेरुलस की तरफ आएगा, नंबर 1 और ये एफरेंट आर्टरियोल को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। जब आपकी एफरेंट आर्टरियोल कंस्ट्रिक्ट होगी, तो यहाँ से फ्लूइड जो होगा वो बैक ज़्यादा से ज़्यादा होगा और यहाँ पर फ्लूइड बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, ठीक होगा? जब यहाँ पर फ्लूइड ज़्यादा इकट्ठा होगा, तो यहाँ पर फ़िल्ट्रेशन जो होगी फ्लूइड की वो बहुत ज़्यादा होगी। फ़िल्ट्रेशन जो होगी फ्लूइड की वो बहुत ज़्यादा होगी। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, जब आप लोगों की फ़िल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, जीएफआर बढ़ रहा है? जीएफआर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? शाबाश बताएँ जी। जीएफआर बढ़ रहा है। जब आपका ये जीएफआर बढ़ रहा है, तो उसके नतीजे में आपका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की तरफ ये फ्लूइड ज़्यादा जाएगा या कम जाएगा? मतलब कि ये फ़िल्टर बहुत ज़्यादा हो रहा है, फ्लूइड आपका बहुत ज़्यादा है, तो आपका एक तरह का मतलब है कि आपका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स तक यानी कि किडनी के ट्यूब्यूल्स में फ्लूइड बहुत ज़्यादा जाएगा। ठीक हो गया? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स तक फ्लूइड जब बहुत ज़्यादा गया,
तो वहाँ पर कुछ सिस्टम होता था जो हमने कल डिस्कस किया था, उस सिस्टम का नाम था रास मैकेनिज़्म, जिसको हम कहते थे रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक हो गया? वो जनाब आपके रेनिन को रिलीज़ करता था और वो क्यों रिलीज़ करता था? जब आपका ब्लड प्रेशर लो होता था। जब आपका ब्लड प्रेशर लो होता था या जब आपके उसके ऊपर वहाँ पर फ्लूइड कम जाता था या वहाँ पर फ्लूइड कम जाता था उस कंडीशन में, ठीक हो गया? अब देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा फ़िल्टर हो रहा है। जब फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा फ़िल्टर हो रहा है, तो आपका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पर फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा जा रहा है। जब आपके डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पर फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा जा रहा है, तो वहाँ पर जो apparatus था जिसका नाम मैंने बताया था जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस apparatus और वहाँ पर जो बैरोरिसेप्टर्स थे, अब वो क्या होंगे, वो जनाब एक तरह से कहेंगे कि हाँ जी जनाब आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया? तो जब आपका मतलब कि आपका ब्लड प्रेशर एक तरह का फ्लूइड ज़्यादा है, बैरोरिसेप्टर कहेंगे कि हाँ जी फ्लूइड बहुत ज़्यादा है। तो क्या आपका रेनिन रिलीज़ होगा? पहले मुझे ये बताएँ, क्या आपका रेनिन रिलीज़ होगा? शाबाश जल्दी करें जी। इस कंडीशन में आपका रेनिन रिलीज़ होगा? नहीं होगा। जब आपका रेनिन रिलीज़ ही नहीं हुआ, तो क्या आपका रास मैकेनिज़्म एक्टिव होगा? रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, क्या आपका ये एक्टिव होगा? नहीं होगा। ये इतना ज़्यादा भाषण देने का मकसद मेरा क्या था? वो ये था कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रास मैकेनिज़्म के एंटागोनिस्ट कौन से हार्मोन होते हैं? तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? एएनपी एंड बीएनपी, ठीक हो गया? या वो पूछता है कि एएनपी और बीएनपी जो होता है वो किस हार्मोन के एंटागोनाइज़्ड काम करता है? एएनपी और बीएनपी किस हार्मोन के एंटागोनाइज़्ड काम करता है? तो आप लोग क्या बताओगे? रेनिन, एंजियोटेंसिनोजेन, एल्डोस्टेरोन के सिस्टम के, ठीक हो गया? तो आपने ये कहना है रेनिन के खिलाफ एक्टिव करता होता है, ठीक हो गया? तो ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। अब दूसरी तरफ आ जाएँ जी, दूसरा क्या होता है? देखें, एएनपी और बीएनपी जो होता है, बाकी दूसरा क्या काम करते थे कि रास मैकेनिज़्म का काम ये होता था कि वो जनाब आपका किसी तरह का एंटीडायरेटिक हार्मोन को रिलीज़ करवाता था, एल्डोस्टेरोन को हार्मोन को रिलीज़ करवाता था, ऐसे ही है। और वो एंटीडायरेटिक हार्मोन और एल्डोस्टेरोन क्या काम करते होते थे, वो जनाब आपकी किडनी के ट्यूब्यूल से जनाब वाटर को रीअब्सॉर्ब करते थे और ब्लड के अंदर लेकर आते थे, ठीक है? लेकिन यहाँ पर ये क्या करेगा, ये कभी भी आपकी रीअब्सॉर्प्शन नहीं होने देगा। एएनपी और बीएनपी जो होगा ये रीअब्सॉर्प्शन नहीं होने देगा, बल्कि क्या करेगा, ये जनाब सारे के सारे फ्लूइड को आपके यूरिन के अंदर आने देगा। तो जब आपके यूरिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड आएगा, बात को गौर करना है। आपका यूरिन जो होगा, वो हाइपोosmolar होगा या हाइपरosmolar होगा? शाबाश बताएँ जी। आपका जो यूरिन होगा, वो हाइपोosmolar होगा या हाइपरosmolar होगा? बताएँ, बताएँ, बताएँ शाबाश। हाइपोosmolar होगा। और अगर क्वेश्चन इस तरह पूछते हैं कि आपका एएनपी और बीएनपी जो होते हैं, वो सीरम को हाइपोosmolar बनाते हैं या हाइपरosmolar बनाते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? हाँ जी, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल तो आपने कहना हाइपरओस्मोलर बनाते हैं, वेरी गुड। क्या होता है आपका? हाइपरओस्मोलर बनाते हैं, ठीक हो गया? और आपका एएनपी और बीएनपी जो है, वो आपका रिलीज़ कब होता है? वो आपका रिलीज़ कब होता है? ठीक हो गया? यहाँ पर एक और बात है, जो कि बहुत ज़्यादा समझने वाली है, वो कौन-सी है? ये रास के मैकेनिज़्म के खिलाफ तो एक्ट करता ही है, ये सेम टू सेम एज़ अ एंटीडायरेटिक हार्मोन के खिलाफ भी एक्ट कर रहा होता है। कैसे एंटीडायरेटिक हार्मोन के खिलाफ एक्ट करता है? थोड़ा-सा सोचिएगा। एंटीडायरेटिक हार्मोन आपका कब रिलीज़ होता था? जब आपके ब्लड के अंदर वॉल्यूम कम होता था, जब आपकी ओस्मोलैरिटी ज़्यादा होती थी। समझ आ रही है? ये आपका कब एक्टिव होता है? ये आपका तब एक्टिव होता है जब आपके ब्लड के अंदर वॉल्यूम जो होता है वो ज़्यादा होता है, जब आपकी ओस्मोलैरिटी कम होती है। तो ये क्या हुआ? ऑपोज़िट काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सिंपल सी बात है, ये ऑपोज़िट काम करते हैं। आपका एडीएच कब बंद होता था? कब रिलीज़ नहीं होता था? आपका एडीएच तब रिलीज़ नहीं होता था, जिस वक़्त जनाब आपके ब्लड के अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता था। आपका ये रिलीज़ कब होता है? जब आपके ब्लड के अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये कब रिलीज़ नहीं होता? जब आपके ब्लड के अंदर वॉल्यूम कम रह जाता है। जब आपका वॉल्यूम कम होता है, तो एएनपी और बीएनपी रिलीज़ नहीं होता, ठीक है? तो यहाँ तक किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है, तो वो बंदा पूछ सकता है। शाबाश! एनीवन एएनपी और बीएनपी में से कोई क्वेश्चन है आपका? शाबाश! कोई ऐसा बच्चा जिसका जनाब एएनपी और बीएमपी में से कोई क्वेश्चन हो?